अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को नूर जमान का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले हमने एराब और इसके दो अकसाम के बारे में आप लोगों को बताया था। इसके बाद जो बाकी अकसाम रह गए थे मैंने आप लोग को कहा था कि मैं आप लोग को एक नई वीडियो के साथ इसको शेयर करूँगा। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप इस अकसाम के ऊपर समझ सकें। तो चलो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। दो अकसाम हमने आपको पहले भी बता चुके हैं एराब की तारीफ के साथ, और अब तीसरी की बारी है। तो तीसरे नंबर पर है जज़म। जज़म हम इस सूरत में लिखते हैं, ठीक है। इसके मानी सकून है, ठीक है। जज़म की जो मानी है वो सकून है। ये जिस हर्फ पर आए तो आम तौर पर वो हर्फ साकिन हो जाता है। जज़म जिस हर्फ के ऊपर आ जाता है तो आम तौर पर वो हर्फ फिर क्या हो जाता है, साकिन हो जाता है। यहां पर हम एक मिसाल आपको पेश करते हैं, अकबर, अजमत वगैरह। तो यहां पर अकबर में काफ के ऊपर साकिन आया है, ठीक है। तो यहां पर काफ जो है वो साकिन हो गया है। यहां पर जुई के ऊपर जज़म आया है तो यहां पर जुई साकिन हो गया है। तो ये जज़म की शक्ल है और इसके मानी भी हमने आपको बता दी, और ये जिस हर के ऊपर आ जाता है वो साकिन हो जाता है। चौथे नंबर पर है पेश। तो पेश हम इस सूरत में लिखते हैं, ठीक है। जिस हर पर ये अलामत आए तो वो की आवाज पैदा करता है, मसलन उस, उन वगैरह। ये आराब की चौथी किस्म है। और पेश का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जिस हर्फ के ऊपर आ जाता है तो वो की आवाज पैदा करता है, ठीक है। और इसकी मिसाल हमने यहाँ पर ये पेश की, उस, उन वगैरह वगैरह। आप और भी बहुत सारे अल्फाज इसमें ये जिसके ऊपर पेश आता है तो आप इसको पेश कर सकते हैं, और ये इसकी सूरत और शक्ल है। पांचवें नंबर पर तनवीन है, ठीक है। तो तनवीन की शक्ल हम इस तरह लिखते हैं, यानी दू जबर या दू जेर, ठीक है। जब किसी अरबी लफ्ज पर बैक वक्त दू जबर, ठीक है, दू जबर ऊपर या दू जेर नीचे आए तो इन्हें तनवीन कहते हैं। तो इसका सिंपल से मतलब यह है कि किसी अरबी लफ्ज के ऊपर जब दू जबर या दू जेर आ जाए तो हम फिर इसको क्या कहेंगे, तनवीन कहेंगे। तनवीन के हवाले से ये बात आप लोगों को याद रखना चाहिए कि तनवीन जो है ये फारसी और हिंदी अल्फाज के ऊपर नहीं आता, ठीक है। और तनवीन की हम मिसाल ये पेश कर सकते हैं, मसलन इशारतन, ठीक है, उम्दा, उम्दन वगैरह वगैरह। तो ये दोनों अल्फाज जो है ये अरबी के हैं, फारसी और हिंदी के अल्फाज इससे मुस्तस्ना है। छठे नंबर पर आता है तशदीद। तशदीद की ये सूरत है, ये शक्ल है तशदीद की, ठीक है। इसके इस्तेमाल से किसी हर्फ की आवाज दो दफा पढ़ने में आती है। जिस हर्फ पर आ जाए उसे मुशद्दद कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि तशदीद जिस हर्फ के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो फिर हम इस हर्फ को दो दफा पढ़ेंगे, दो मरतबा इसको अदा करेंगे, ठीक है। और तशदीद जिस हर्फ के ऊपर आ जाता है तो उस हर्फ को हम क्या कहेंगे, हम उस हर्फ को मुशद्दद कहेंगे, ठीक है। यहां पर हम दो मिसालें आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। एक है अब्बा, ठीक है, और अम्मा वगैरह वगैरह। तो यहां पर जब हम अब्बा, तो हम यहां पर बे को दो दफा पढ़ते हैं। यहां पर हम अम्मा में हम मीम को दो मरतबा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मिसाल है। सातवें नंबर पर है मद। मद की शक्ल और सूरत ये है, इसके मानी खींचने बढ़ाने के हैं। मद की जो मानी है ये खींचने या बढ़ाने के हैं। ये अलिफ की दूसरी शक्ल है। मद जो है अलिफ की दूसरी शक्ल है। इसमें इसमें अलिफ की दोहरी आवाज पैदा होती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, ये अलिफ की यानी दूसरी शक्ल है, और यहां पर अलिफ जो है वो बारी आवाज पैदा कर देता है। इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर आम, आप, ठीक है। तो यहां पर जब हम कहते हैं ना कि ये अलिफ की दोहरी यानी 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 अलिफ की आवाज को बढ़ाता है, तो यहां पर जब हम दो अलिफ को मिलाते हैं तो ये अलिमत आ की आवाज देता है। यहां पर आम, ठीक है। इसे अलिफ ममदूदा भी कहते हैं।
تو مد کو ہم الف ممدود بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ممدودہ، ٹھیک ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے حمزہ۔ تو حمزہ کی شکل و صورت یہ ہے، اردو میں حمزہ علامت کے طور پر بولا جاتا ہے، یہ زیادہ تر یا کے اوپر آتا ہے، ابھرنے والی آواز دیتا ہے۔ تو حمزہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ تر کیا کرتا ہے، اس کو ہم علامت کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس کو بطور حرف بھی استعمال کرتا ہے۔ لیکن حمزہ کے بارے میں ہمیں جو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زیادہ تر یا کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھرنے والی آواز دیتا ہے، اور اس کی مثال یہ ہے جائز، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال اس کی ہے غائب وغیرہ وغیرہ، آپ اس کے اور بھی بہت ساری مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔ 9 نمبر جو ہے وہ ہے نون غنہ، ٹھیک ہے، اس کی شکل و صورت یہ ہے، نون غنہ بطور حرف بھی آتا ہے اور بطور علامت، یعنی نون غنہ کو بطور ہم حرف بھی استعمال کرتے ہیں اور بطور علامت بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان کو بطور حرف ہم اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں کہ یہ نون غنہ جو ہے یہ نون سے الگ آواز دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آواز ناک میں گنگنا کر ادا کرتے ہیں، نون غنہ کی آواز ہم ناک میں گنگنا کر ادا کرتے ہیں، لفظ کے آخر میں اکثر آتا ہے۔ نون غنہ جو ہے یہ عموماً لفظ کے آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال یہاں پر ہم نے یہاں وہاں وغیرہ اور بھی بہت سارے مثال ہم یہاں پر پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن نون غنہ کے بارے میں آپ کو 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، جب لفظ کے درمیان میں آئے تو الٹا جزم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون غنہ جب لفظ کے درمیان میں آتا ہے تو ہم الٹا جزم لگاتے ہیں، جیسا ہونٹ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے الٹا جزم لگایا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے، نون غنہ جب یہ لفظ سے پہلے لگاتے ہیں تو نون، ٹھیک ہے، نون غنہ آواز میم میں بدل جاتی ہے، مثلا انبار، یعنی نون غنہ، ٹھیک ہے، نون غنہ جو ہے یہ جب بے سے پہلے آتا ہے تو پھر اس کی آواز کیا ہو جاتی ہے، میم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی اعراب کی باقی اقسام جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اردو قواعد اور زبان کے حوالے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج کے لیے اتنے کافی، والسلام۔